आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है ट्रैम्बे ट्रिक। यह है मुंबई के निकट स्थित ट्रैम्बे को परमाणु बिजली घर। भारत को परमाणु युग में ले जाने वाले रिएक्टरों में से एक, जो आज महानगर की बिजली की आवश्यकताओं को पूरी करने का बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसी के कारण मुंबई वासियों पर विनाशकारी बिजली गिरने वाली है। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण व देश में फैले आतंकवाद के कारण आज हर आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करता है। वो आदमी अगर कोई वीआईपी या मंत्री हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उस वक्त गृहमंत्री सेवड़े की कार माटुंगा से होकर जा रही थी। मंत्री सेवड़े की कार के आगे पीछे चल रहे थे। दोनों जीपों में मौजूद कमांडोज की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था इंस्पेक्टर यादव। चलते रहो, पर आगे कार व जीपों की गति कम रखना, क्योंकि वहाँ मंत्री जी का स्वागत स्कूली बच्चे झंडियाँ फहराकर करने वाले हैं। मंत्री की कार का काफिला उस स्थान पर आ पहुंचा जहां बच्चों ने तिरंगे झंडियां फहराकर उसका शानदार स्वागत किया। रोमांचित से हुए कुछ बच्चे सड़क पर काफिले के ठीक सामने आ पहुंचे। उसी पर ठनक गया इंस्पेक्टर यादव का माथा। कुछ दिन पहले ब्रिटेन में बिल्कुल इसी तरह बच्चों का एक दल एक मंत्री के काफिले के आगे आ गया था और बच्चों को बचाने के लिए कार रोकने पर मंत्री को सरेआम गोलियों से भून डाला गया था। बच्चों का यह एकदम से आना आतंकवादियों की योजना का अंग है। कहीं ये भी गृह मंत्री जी की हत्या की योजना का ही अंग तो नहीं है। मंत्री जी, कार को सुरक्षा घेरे में ले लो और बच्चों को फौरन हटाओ। हरी अप क्विक। स्कूली बच्चों का हुजूम मंत्री जी की कार की तरफ बढ़ा। यह देखकर अपना संयम खो बैठा इंस्पेक्टर यादव। लाठी चार्ज। एक छोटी सी घटना पलक झपकते ही उग्र हो उठी। बच्चे लहूलुहान होकर गिरने लगे। मासूम चीखों और कराहों से सड़क गूंज उठी और तब गटर से उठी वो आकृति। मासूम बच्चों को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है और पीटने वाले हैं वो हाथ जिन पर देश की सुरक्षा का भार है। नहीं, डोगा ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। डोगा को देखकर इंस्पेक्टर यादव का मस्तिष्क धाएं धाएं कर उठा। ओह, कहीं ये मंत्री जी को मारने तो नहीं आया। चीख पड़ा इंस्पेक्टर यादव। फायर। डोगा को भून दो। डोगा भाड़ में पड़ा कोई चना नहीं जिसे तुम इतनी आसानी से भून डालोगे। डोगा गृहमंत्री की कार के निकट पहुंचा। मंत्री होने का यह मतलब नहीं होता कि बच्चों से सड़क खाली करवाने के लिए उन्हें जानवरों की तरह खदेड़ा जाए। घायल हुए बच्चों को दबा और इस घटना के लिए दोषी कमांडोज को सजा ही अब इस घटना का मरहम बन सकती है। गृह मंत्री सेवड़े को हक्का बक्का छोड़ डोगा वापस गटर में समा गया। डोगा ने रोक लिया एक हंगामे को खूनी हादसे में बदलने से, लेकिन उसके बाद जो हंगामा गृहमंत्री के आदेश पर हुआ वह जल्दी रुकने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर यादव, यह सब कुछ तुम्हारी जल्दबाजी और लापरवाही का अंजाम है। तुम पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें हमारी गलती नहीं है सर, यह सब आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। तुम सब खुद को इसी वक्त से सस्पेंड और गिरफ्तार समझो। केस चला। इंस्पेक्टर यादव को छोड़कर शेष की जमानत हो गई थी, मगर अपमान की अनुभूति से सभी के चेहरे सुलग रहे थे। हम आपको जल्दी छुड़ा लेंगे यादव सर, कुछ भी करो, जल्दी करो। सुबह के 7:30 बजे ट्रैम्बे रिएक्टर के प्रवेश द्वार पर बना सुरक्षा कमांडोज का केबिन। ये रात की ड्यूटी बड़ी कुत्ती होती है, सारा बदन टूट जाता है। 8 बजने में अभी आधा घंटा है। 8 बजने से 10 मिनट पहले कमांडोज की नींद से बोझिल होती आंखों में चमक आ गई। उनसे सुरक्षा का चार्ज लेने नया ग्रुप आ गया था।
हर नाइट ड्यूटी वाले को सुबह उससे चाय लेने वाला मुक्ति देने वाला फरिश्ता नजर आता है। नए आए कमांडो ग्रुप ने रात्रि ड्यूटी वाले कमांडर से हाथ मिलाया। आपकी नई यूनिट आई है क्या? मुथु वाला ग्रुप कहाँ गया? मुथु ग्रुप हमारी जगह VIP ड्यूटी पर गया है और हमें यहाँ भेज दिया है। नए ग्रुप के लीडर ने अपने व अपने साथियों के परिचय पत्र आगे किए। आप 4 ही आए हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? वे टेम्पो से हमारा सामान उतार कर मैस हॉल में रख रहे हैं, अभी आ जाएंगे। बाकी और औपचारिकताएं पूरी होते देर नहीं लगी। हम हैं भाई साहब हरियाणा के, हमारी भाषा अखंड है। VIP लोग समझें कि हम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कल सतपाल ने मिनिस्टर की लड़की को ओए छोरी कह दिया और हो गया भतीजा, हमें हटाकर यहाँ भेज दिया। नाइट ड्यूटी वाले कमांडर को जोर की हंसी आ गई। ओए छोरी कह दिया भाई, कमाल कर दिया। उफ कितनी गर्मी है, तुझे तो वैसे भी कुछ ज़्यादा गर्मी लगती है किशोरी। मुक्ति पाकर नाइट ड्यूटी वाला दल घर जाकर खाटा तोड़ने के सपने लिए बाहर निकला। मैंने इनको पहले कहीं देखा है, खासकर उस स्टील के दांतों वाले को। ट्रेनिंग में तो नहीं थे तुम लोग साथ साथ? नहीं, ठीक से याद नहीं आ रहा कहाँ। उस कमांडो का माथा थनक रहा था। अचानक जैसे उसके पैरों में ब्रेक लग गए, उसका चेहरा फक पड़ गया। अरे रुको यारो, हम बुरी तरह मारे गए। क्या हो गया तुझे शमशेर? मुझे याद आ गया कि यह नए कमांडो कौन है। उसने बाकियों को जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। यह सुरक्षा कमांडो नहीं, यादव ग्रुप के कमांडोज हैं। पहले SPG में थे, नौकरी से निकाले जाने के बाद सरकार व कानून के दुश्मन बन गए हैं। ये सरकारी सेवा में रह चुके हैं, तभी सारे नियम और तौर तरीके जानते हैं। जरा भी शक नहीं होने दिया। देखो कोई पीछे मुड़कर ना देखे, धीमे से पूर्वक चलते रहो। शमशेरा तुझे गलतफहमी तो नहीं हो रही? नहीं, तब मेरी ड्यूटी भी तो राज्य गृहमंत्री की सुरक्षा में लगी थी। हमारी यूनिट अलग अलग थी, अब इन्होंने शक्लें बदल रखी हैं पर है वही। पर किसी की सूरत एक बार देख लूँ तो वो किसी भी रूप में आ जाए, मैं उसे भूलता नहीं। हम मर गए यार, नौकरी तो गई। वे चारों हमारी ओर ही नजरें गड़ाए हैं। दूसरे कमांडो ने कनखियों से पीछे देख लिया था। ओके, ये हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। जैसे ही मैं गो कहूँ सब पलटकर गेट की ओर दौड़ना और उन पर टूट पड़ना। उन्हें हम में से इतने जल्दी ऐसी उम्मीद नहीं होगी, इसलिए शायद हमारा काम बन जाए। सबने अपने अपने दांत भींच लिए थे। उधर नए कमांडो अभी विदा हुए कमांडो पर गिद्धों की तरह अपनी नज़रें गड़ाए थे। ये इतने धीरे धीरे क्यों जा रहे हैं? बातें भी कर रहे हैं। एक ने चोरी से पीछे मुड़कर भी देखा। शायद इनको शक हो गया है। तैयार हो जाओ। चारों ने अपने ऑटोमेटिक राइफलों से सेफ्टी पिन हटा लिए। तभी नाइट ग्रुप के कमांडर ने सिग्नल दिया, गो। बिजली की फुर्ती से कमांडो पीछे पलटे और सुरक्षा कक्ष की ओर दौड़ पड़े। दौड़ो, पकड़ो, मारो, दबोचो। आतंकवादी स्वागत के लिए तैयार थे। सरकारी मुर्गे कुक्कुड़ को पॉपकॉर्न की तरह भून रहे हैं क्यों? बड़ी चालाकी दिखा रहे थे। इन्हें मारना तो लंगड़ी बतख को मारने से ज़्यादा आसान है। सुरक्षा कमांडो को ऐसी निर्ममता की आशा नहीं थी। सारी सड़क खून से रंग गई थी और देखते ही देखते सुरक्षा कर्मियों के शरीर छलनी होकर बिछ गए थे। उस नरसंहार ने आतंकवादियों में जैसे शक्ति भर दी हो। अब वह बड़ी फुर्ती से अपना काम कर रहे थे। सतपाल, रिएक्टर का गेट बंद कर दो जल्दी। फायरिंग की आवाज़ सुन नाइट ड्यूटी वाले इंजीनियर और वैज्ञानिक गेट की ओर दौड़े आए। ये गोलियां कैसी चली? ये राइफल की नली घुमाई और लिवली दबाई, ऐसे चली गोली। ओ नो,
और किसी को कुछ पूछना है? हरामखोरों, हम तुम्हारे गोरखे चौकीदार नहीं हैं, हम यादव ग्रुप के कमांडोज हैं। ये रिएक्टर हमारे कब्जे में है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तुम और यह रिएक्टर हमारे बंधक रहेंगे। जैसा हमारा बॉस जैकी बोलेगा वैसा करना हम मांगता है, वरना अपने स्टील के दांतों से सबकी सांस की नली खींच लूँगा। इस सूचना के साथ ही समूची सुरक्षा मशीनरी में हड़कंप मच गया। पलक झपकते ही पुलिस ने रिएक्टर को अपने घेरे में ले लिया, मगर फिलहाल वहाँ कुछ भी कार्रवाई कर पाने में विवश थी। इसके साथ ही ट्राम्बे परमाणु रिएक्टर पर जैकी और उनके कमांडोज का पूरा अधिकार हो गया। उन्होंने 2 सीनियर इंजीनियर और 2 वैज्ञानिक को रिएक्टर चालू रखने का काम सौंपा। बाकी कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। इधर गृहमंत्री का पीए 2 अधेड़ सज्जनों को लेकर भीतर आया। सर, परमाणु ऊर्जा विभाग से डॉक्टर शाह और डॉक्टर कलाम आए हैं, ये आपसे अर्जेंट मीटिंग करना चाहते हैं। भास्कर, मैं इसमें मीटिंग करता हूँ। इसी बीच तुम पुलिस विभाग और सैनिक अधिकारियों से संपर्क करो। राइट सर। डॉक्टर शाह और डॉक्टर कलाम ने गृहमंत्री को विस्फोटक जानकारी दी। सर, वे आतंकवादी रिएक्टर के कंट्रोल रूम में हैं, जहाँ रिएक्टर को नियंत्रण करने वाले संवेदनशील यंत्र लगे हैं। उसके साथ ही रिएक्टर पुल है, जिसका प्रयोग रेडियो आइसोटोप्स बनाने में होता है। यूरेनियम मेटल प्लांट है। फ्यूल एलिमेंट फैब्रिकेशन प्लांट है, जो हमारे दूसरे परमाणु रिएक्टरों साइंस और जर्लिन के लिए फ्यूल का उत्पादन करता है। हैवी वाटर रिएक्टेशन प्लांट के अलावा प्लूटोनियम प्लांट है, जहाँ यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के रूप में तैयार किया जाता है। इस ईंधन का रिएक्टर चलाने में प्रयोग होता है। इस रिएक्टर से 10,000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर बनाने की योजना है। पुलिस या सेना द्वारा बल प्रयोग घातक हो सकता है। अस्त्रों के प्रयोग से मंत्री को जरा भी क्षति पहुंची तो कुछ भी हो सकता है। पाइप लीक हो सकते हैं, कूलिंग टावर फट सकते हैं और रिएक्टर की परमाणु प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर हो गई तो विस्फोट हो सकता है। परिणाम होगा मुंबई का रेडियो धार्मिकता की चपेट में आना, लाखों लोगों की दर्दनाक मौत, तबाही। परमाणु विभाग के वैज्ञानिक को जाने के बाद लगता है यादव को छोड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं है। पुलिस से संपर्क किया तुमने? पुलिस कमिश्नर मनका खुद आए हैं सर, बाहर बैठे हैं। सेवड़े तुरंत बाहर आकर कमिश्नर से मिले। कमिश्नर, यादव की रिहाई का प्रबंध करो। यह संभव नहीं होगा सर। क्यों? जेल की दीवारों ने उसे पागल कर दिया था। कल रात को यादव ने जेल की अपनी कोठरी में आत्महत्या कर ली। उसने जुनूनी हालत में दीवार से सिर पटक पटक कर अपना सिर फोड़ लिया है सर। यादव की मृत्यु की सूचना किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। ओ शिट सर, अब क्या प्रॉब्लम रह गई है? उन कमांडोज को यादव की मौत की खबर दे देते हैं और किस्सा खत्म। सेवड़े ने झल्लाकर जलती आंखों से भास्कर को घूरा। जानते हो, उन आतंकवादियों को यह खबर दी गई तो वे समझेंगे उसे जानबूझकर मरवाया गया है। वे आपा खोकर परमाणु रिएक्टर में तोड़फोड़ करेंगे और किस्सा खत्म होगा मुंबई का रेडियोधर्मी विनाश लीला। यादव की मौत टॉप सीक्रेट रहेगी। किसी हालत में यह खबर लीक नहीं होनी चाहिए। यस सर। भास्कर व सेक्रेटरी आतंकवादियों से संपर्क की व्यवस्था करने लगे। हेलो एक्सचेंज, हाँ, ये टेलीफोन नंबर और परमाणु रिएक्टर के कंट्रोल रूम का टेलीफोन या लाइन क्लियर रखना। इन लाइनों पर कोई कॉल मत जोड़ना। हाँ हाँ, ये गृहमंत्री के निवास का नंबर है। अब मिलाओ जरा ट्राम्बे रिएक्टर के कंट्रोल रूम का फ़ोन नंबर। उधर आतंकवादियों के लीडर जैकी के फ़ोन आया। कौन? अरे महामंत्री का पिल्ला बोल रहा है तू। हम मंत्री से बात करेंगे, उसको दे दे टेलीफोन। मंत्री जी इस वक्त जरा ज़रूरी मीटिंग में हैं। मीटिंग की ऐसी की तैसी। गृहमंत्री भास्कर की ओर लपके। लाओ
इधर दो फ़ोन, मैं बात करूँगा। पहचान मंत्री जी, मैं हूँ आपका पुराना सुरक्षा कमांडो। हम अपनी जान पर खेलकर आपकी सेवा करते थे, लेकिन आप तो हमें मुसीबत में छोड़ एक किनारे खड़े हो गए, हमें मरवा दिया ना। गृहमंत्री सेवड़े ने अपने ऊपर संयम रखा। देखो, जनसेवक व मंत्री होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां और सीमाएं हैं। अरे, तेरी जिम्मेदारियां और सीमाएं गई तेल लेने। इब ध्यान से सुन, 1 घंटे के अंदर यादव को रिहा कर। तुम हमारे सामने ना आए तो तुम्हारे रिएक्टर के ये पैनल और कीबोर्ड हम कीलों और हथौड़ों से ठोक ठोक डालेंगे। बस देखिए, हम आपकी मांगें पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, शांति रखिए। सेवड़े ने समझाने की कोशिश की। देखो, कुछ समय तो लगेगा ही ना। यादव और सुरक्षा की दृष्टि से पिछले सप्ताह नागपुर जेल में ट्रांसफ़र किया गया था। वहाँ से उसे हेलीकॉप्टर में लाना पड़ेगा। जैकी को आश्वस्त करके सेवड़े ने फ़ोन रख दिया। उधर गोपनीयता बरतने के बावजूद कुछ ही घंटों के बाद दोपहर के समाचारों में विदेशी एजेंसियां घटना का विवरण दे रही थी, विशेषकर बीबीसी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार स्थिति बहुत गंभीर बताई जाती है। अगर ट्रम्बे रिएक्टर से रेडियो धार्मिक फैल गई तो यह परमाणु युग के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना होगी। ऐसे में समाचार मिले हैं कि साधन संपन्न लोग मुंबई छोड़कर भाग रहे हैं। स्थिति ना सुधरी तो भागदड़ मच सकती है। यह बीबीसी है। वास्तव में भागदड़ मच चुकी थी। लोग अपने सामान उठाकर रेलवे स्टेशन की ओर भाग रहे थे। किसी भी समय विस्फोट हो सकता है, फिर मचेगी तबाही। सरकार को तुरंत स्पेशल गाड़ियाँ चलानी चाहिए। कहते हैं कि ट्रेनों की छतों पर भी लोग लदे हैं। कहीं को भी गाड़ी मिले बस पकड़ लो। डैड, हम बेकार भाग रहे हैं। डोगा बचा लेगा मुंबई को। डोगा बचाएगा? ओह, सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने लगा था। यह कॉमिक कथा नहीं है। परमाणु शक्ति के सामने डोगा क्या कर लेगा? मौत का कुआं बनेगा मुंबई। टीवी पर विशेष घोषणाएं होने लगीं। विशेष स्थिति को देखकर सरकार ने स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को तत्काल आपातकालीन छुट्टी की घोषणा कर दी है, ताकि भगदड़ न मचे और शांति बनी रहे। पुलिस स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी। कृपया शांति और व्यवस्था बनाए रखिए। अफवाहों पर ध्यान न दें। परमाणु दुर्घटना की संभावना एक अफवाह है। सब कुछ नियंत्रण में है। बकवास कर रहे हैं। बीबीसी ठीक खबर देता है। 1 घंटे के बाद समाचार पत्रों में बीबीसी ने एक और सनसनीखेज समाचार का प्रसारण किया। इस बीच हमें एक और चौंकाने वाली खबर मिली है। मुंबई का रक्षक कहलाने वाला नकाबपोश डोगा ने आज शाम को ही गृहमंत्री के निवास पर उनके सामने आत्मसमर्पण करने का निर्णय कर लिया है। ज्ञात हुआ है कि डोगा कई महीनों से गृहमंत्री के निकट सूत्रों से संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहा था। ओह नो! क्या इस संकट की घड़ी में डोगा ने भी मुंबई वासियों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है? यह नहीं हो सकता। डोगा को आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। डोगा के आत्मसमर्पण की खबर बिजली की तरह फैली। बीबीसी की खबरें रिएक्टर में आतंकवादी भी सुन रहे थे। उन्होंने डोगा वाला समाचार भी सुन लिया था। जब हम फोर्स में थे तो डोगा की दिलेरी के कायल थे। अब उसका क्या दिमाग खराब हो गया है जो आत्मसमर्पण करने लगा है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है डोगा। अक्खा पागल हो गया है वो। उस पुलिस और सरकार पर भरोसा कर रहा है जो कभी किसी की नहीं हुई। वो हमारी तरह धोखा खाएगा। मेरी बात नोट कर लो। सरकार में संतरी से लेकर मंत्री तक सब धोखेबाज हैं। सतपाल ने सच कहा था, क्योंकि उसी समय कमिश्नर मनका फ़ोन पर गृहमंत्री से बात कर रहे थे। हम गृहमंत्री सेवड़े बोल रहे हैं। कमिश्नर, ओह सर, आप आदेश दीजिए सर। डोगा आज शाम 6 बजे मेरे सामने आत्मसमर्पण करने आ रहा है। ओके सर, ऐसा ही होगा। उसे वहाँ पहुँचते ही उस वक्त गोली से उड़ा दो जिस वक्त वो अपनी बंदूक मुझे सौंप रहा हो। उस पर इल्ज़ाम मेरी हत्या की कोशिश का लगाना चाहिए।
ओके सर, ऐसा ही होगा। कमिश्नर मनका की आंखों में उस वक्त जबरदस्त चमक कौंध रही थी। डोगा आत्मसमर्पण करने आ रहा था और इस मामले के आगे थोड़ी देर के लिए जैसे पूरी बम्बई रिएक्टर कांड को भूल गई। मुंबई पर ग्रह चढ़ गए हैं जो डोगा ने आत्मसमर्पण करने की ठान ली। मीडिया से जुड़ा हर व्यक्ति वहां मौजूद था। पुलिस का जबरदस्त इंतजाम था। ठीक 5:55 पर आए गृहमंत्री सेवड़े। सब ठीक है ना चीता? डोगा ठीक समय पर आएगा ना? यस सर, मेरी उससे बात हो चुकी है। समय की कीमत को वो अच्छी तरह से जानता है। वो देखिए सर, आ गया डोगा। और उस क्षण जैसे सबकी आंखें रुक गई थीं। उस क्षण जैसे सबकी सांसें रुक गई थीं। गूंज रही थी सिर्फ डोगा के कदमों की आवाज़ें। डोगा के कदम मंच की सीढ़ियों पर पहुंच चुके थे और इधर कमिश्नर का हाथ अपने होलिस्टर में टंगे रिवॉल्वर पर। मंच पर पहुंचकर डोगा ने अपनी गन उतार कर गृहमंत्री के हाथों में सौंप दी। डोगा आ गया सर। डोगा अपने आप को कानून के हवाले करता है, क्योंकि डोगा समझ गया है कि जब तक इंसान रहेगा ये दुनिया अपराध से खाली नहीं हो सकती। मैं 10 जन्म लेकर भी आ जाऊं तो अपराध से भरे कुएं को खाली नहीं कर सकता। और जब मैं ऐसा कर नहीं सकता तो मेरा डोगा बने रहना किसी काम का। थाम लीजिए डोगा के अस्त्र। गृहमंत्री जी, कर दिए आज डोगा को आज़ाद। उसी पल कमिश्नर मनका का हाथ सीधा हुआ। मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ डोगा। डोगा उछलकर पीछे जा गिरा। चीता के जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। कमिश्नर हत्यारे, शरण में आए इंसान पर गोली चला दी तुमने। फायर, डोगा को गोली से उड़ा दो। वह गृहमंत्री जी की हत्या करने आया है। चीख उठा चीता। डोगा भाग जाओ। डोगा, ये धोखा है। ना जाने कब डोगा के हाथों ने उछला हुआ स्मोक बन जल्दी चाचा के इस जावा शिष्य ने जिस्म में जैसे उस वक्त बिजली सी भर गई थी। उस बिजली का पीछा करने में निश्चित रूप से गोलियों को भी सांस फूल गई होगी। डोगा जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। और इधर न सिर्फ चीता बल्कि गृहमंत्री सेवड़े की आंखों भी मरकरी बल्ब की तरह चमक रही थी। और ये मीडिया का ही चमत्कार था कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर डोगा की असफल हो गए आत्मसमर्पण की खबर पूरी मुंबई में फैल गई थी। जैकी ट्रांजिस्टर पर डोगा के साथ किए गए विश्वासघात का समाचार सुनकर उछल पड़ा। पुलिस वालों ने डोगा को धोखा दे दिया। वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था। बच गया और भाग गया। कहाँ तक भागेगा? चारों ओर पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर फैल चुके होंगे। आज नहीं छोड़ेंगे वह डोगा को। कहाँ जाकर जान बचाएगा? तभी एक आवाज़ सुन चारों ऐसे उछले जैसे उन्हें किसी ने चाबुक मारा हो। डोगा प्राइमरी रिएक्टर में जाकर जान बचाएगा, जो उसी की तरह सरकार की दगाबाजी के शिकार लोगों के कब्जे में है। कौन? सामने आ। तुम? डोगा, तू यहाँ कैसे आया? मैं चिमनी के रास्ते उतरकर यहाँ पहुँचा हूँ। वो तो तेरा काला मुंह देखकर ही मैं समझ गया था। मेरे कहने का मतलब था कि तू यहाँ आकर अपनी मौत के जबड़े में फंस गया है। मेरे ये दांत लोहे की सलाखों को चट चट कर देते हैं, तुझे भी काट डालेंगे। मौत तो मुझे 20 पुलिस वालों के हाथों में हथियार होने के बावजूद भी नहीं आई मार पाई प्यारे। और फिर मुझे मार कर तुम अपना भारी नुकसान करोगे। वो कैसे भला? ऐसे ब्लैकमेल के मामलों में एक विश्वास बिचौलिया होना ज़रूरी है, जो तुम्हारे पास नहीं है। बिचौलिया ही नहीं, नज़र रखता है कि दोनों ओर से शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। मेरे पास ऐसे बिचौलिया हैं। चीता, भूतपूर्व इंस्पेक्टर। अगर बिचौलिया होता तो अब तक तुम्हें बता दिया गया होता कि तुम्हारी सरदार यादव को लेने गए हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जैकी टेलीफोन पर झपटा। वह पागलों की तरह चीखने लगा। सूअर के बच्चों, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। मैं तेरी तो
प्लीज़ शांत हो जाइए। हमने आपकी जगह फोर्स के विशेष विमान भेज दिया है। चीता ने ही तो मुझे यह खबर दी थी और उसी ने मेरे आत्मसमर्पण का प्रबंध किया था, मगर पुलिस वालों ने मुझ पर गोली चला दी। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण बच गया। डोगा के साथ धोखेबाजी उन्हें महंगी पड़ेगी। तुम कहो तो मैं चीता से बात करूं। रुपए और यादव को तुम संभालना। मुझे कमिश्नर चाहिए जिसने मुझ पर गोली चलाई। लेकिन तुम अपराध के दुश्मनों हो। हम तुम्हारी बात का विश्वास एक ही सूरत में कर सकते हैं। तुम्हें अपनी सूरत हमें दिखानी होगी। जैकपॉट मारा है तुमने जैकी बॉस। वाह! अब अगर इसने अपनी शक्ल ना दिखाई तो मैं अपने स्टील के दांतों से इसकी हड्डियों को बड़े आराम से काट डालूंगा। जबड़े कस गए डोगा के। मुझे मंजूर है। अपने आदमियों के अलावा रिएक्टर के आदमियों की शक्लें दीवार की तरफ घुमा दो। चलो बे, सुनी नहीं तुमने डोगा की बात? थोबड़े दीवार की तरफ घुमाओ, वरना मेरे जिस्म की गर्मी दिमाग पर चढ़ गई तो भून कर रख दूंगा। और तब डोगा ने उतारा मास्क। लो देखो, मैं हूँ डोगा। ओए, ये तो चंकी पांडे हैं। तब डोगा ने मास्क पुनः अपने चेहरे पर लगा लिया। ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ मिला रहे हैं, पर तेरे हथियार अब हमारे पास रहेंगे। कुछ देर बाद सर डोगा जाकर रिएक्टर में उन आतंकवादियों से मिल गया है। वह अलग से डेढ़ करोड़ रुपयों की मांग कर रहा है और साथ में पुलिस कमिश्नर को भी। ओ गॉड! इधर ट्राम्बे रिएक्टर में मुझे अभी अभी ये ख्याल आया कि डोगा की तरह कई पुलिस वाले भी चिमनी के रास्ते अंदर आ गए तो। घबराओ नहीं, पुलिस वालों के पास इतना दिमाग होता तो वो कब के तुम्हें पकड़ चुके होते। मगर फिर भी खतरा मोल लेना नहीं चाहता। डोगा, तुम झक्कड़ को वहाँ ले जाओ या ये वहाँ पहरा देगा। झक्कड़, जा इसके साथ। ठीक है जैकी बॉस। जल्दी। वो रही चिमनी। उस पर लगी सीढ़ी के जरिए मैं ऊपर पहुँचा था और ये है इस चिमनी का वो हिस्सा जहाँ से मैं अंदर आया हूँ। रिएक्टर पर हमारे कब्जे के बाद से फर्नेस ठंडा था, इसलिए तुम्हें अंदर आने में परेशानी नहीं हुई। हाँ, मगर मुझे मेरी परेशानी के बारे में नहीं, झक्कड़, उस परेशानी के बारे में सोचना चाहिए जो तुझे अब होगी। क्या मतलब? डोगा के उस शक्तिशाली प्राण ने झक्कड़ की खोपड़ी को अंतरिक्ष के कई चक्कर लगवा दिए थे। डोगा का यह रूप देखते ही झक्कड़ के मस्तिष्क में खतरे की घंटियां बज उठीं। डोगा, तू हमसे गद्दारी पर उतर रहा है। तूने झक्कड़ को मारा। तुझे शायद नहीं पता कि मैं अपने शरीर की नसों को अकड़ाकर जिस्म को लोहे जैसा मजबूत बना लेता हूँ। मैं तेरे जिस्म को पुर्जा पुर्जा बिखेर दूंगा कुत्ते। डोगा को ऐसा ही लगा था जैसे कोई हथौड़ा उसके चेहरे पर से टकराया हो। तेरा हाल ऐसा कर दूंगा जैसे तेरे ऊपर से बुलडोजर चल गया हो। मगर डोगा जानता था कि उसके पास समय कम है। उसे जो कुछ करना था इसी समय में करना था। झक्कड़ ने अपने जिस्म को लोहे सा मजबूत बना लिया था, मगर डोगा की नस नस में फौलाद कूट कूट कर भरा हुआ था। अपराध के लोहे को कैसे पिघलाया जाता है ये डोगा अच्छी तरह से जानता है। झक्कड़, अब ये भट्टी थोड़ी देर के लिए भीषण रूप से गर्म होगी। चिमनी धुआं उगलेगी और अब जब ये यहाँ से बाहर निकलूँगा तो झंगड़ नाम का एक लोहा राख में बदल चुका होगा। मगर अभी अंदर 3 शैतान और जिंदा बचे हुए हैं। उनमें से कम किशोरी को बाहर लाने का उपाय मैंने सोच लिया। डोगा ने कूलिंग प्लांट ऑफ कर दिया था। बौखला उठा चैम्बर टाइप के उस कक्ष में बंद किशोरी। अरे ये क्या हुआ? एसी कैसे बंद हो गया? इन चैम्बरों में एसी से ही वेंटिलेशन होता है। एसी बंद होते ही यह गर्मी हो रही है। मैं एसी टेक्नीशियन हूँ। मैं
एसी प्लांट को चेक कर सकता हूँ। एसी का चालू होना ज़रूरी है, वरना रिएक्टर के पाइप गर्मी के कारण फट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। तो फिर हराम को जल्दी किशोरी के साथ जा और एसी की गड़बड़ दूर कर, वरना तेरी ज़िंदगी की गड़बड़ पैदा कर दूंगा। जल्दी किशोरी एसी टेक्नीशियन के साथ कूलिंग टावर के निकट मौजूद था। एग्जॉस्ट बंद है, इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर पावर कट की है, मगर किसने? किशोरी को नज़र आया डोगा। क्या हुआ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? झंगड़ कहाँ है और तुम यहाँ खड़े किसकी अम्मा का इंतज़ार कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी अम्मा याद कराने के लिए खड़ा हूँ। थक तुम धोखा। चोर घर में कुत्ते को देखते ही उस घर में चोरी करने का इरादा बदल लेते हैं, मगर अफसोस कि तुम मुझे यहाँ देखकर भी डटे रहे। तब तक एसी टेक्नीशियन ने प्लांट को फिर से चालू कर चुका था, जबकि डोगा किशोरी को दिखा चुका था उसकी मौत का रास्ता। किशोरी, तुमने अभी नहीं सोचा कि डोगा काट लेगा तो कितना दर्द होगा। एग्जॉस्ट फैन की तेजी, घूमता विशाल पंखड़ियाँ किसी के दोस्त नहीं हो सकती। किशोरी का जिस्म कई टुकड़ों में उछलता चला गया था। जबड़े बिचे डोगा एसी टेक्नीशियन की तरफ पलटा। मैं यहाँ उन आतंकवादियों का साथ देने नहीं आया हूँ, मैं उन्हें एक एक करके ख़त्म कर दूँगा। मगर डोगा, एसी प्लांट को दोबारा बंद न करना, वरना ऊष्मा से रिएक्टर फट गया तो मुंबई भयानक खतरे में घिर जाएगी। मैं ध्यान रखूँगा, लेकिन अब तुम फ़ौरन वहाँ जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कहो। डोगा की एक बात को एसी टेक्नीशियन अच्छी तरह से समझता चला गया। धाड़ धाड़ कर बजते हृदय के साथ एसी टेक्नीशियन जैकी के सामने पहुँचा। इतनी देर क्यों लग गई? किशोरी कहाँ है? वो डोगा और झक्कड़ की मदद कर रहा है। डोगा ने सतपाल को बुलाया है, वो वहाँ चिमनी वाले रास्ते पर लोहे की जाली लगाकर वह रास्ता ही बंद करना चाहते हैं, और उतने साइज के लोहे की जाली सतपाल ही अपने दांतों से काट सकता है। हाँ, उसे तो मेरे दांत फौरन काट देंगे। सतपाल, जल्दी जाओ, जाते ही किशोरी को यहाँ भेज दो। अभी भेजता हूँ। मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था सतपाल। अब तू साबुन वाले पानी पर फिसल कर गिरेगा, जिसे मैं फर्श पर उड़ेल रहा हूँ। सतपाल चिकने फर्श पर रपटता हुआ सामने वाली दीवार से टकराया। ओह! और अब मेरे बूट की ये शक्तिशाली ठोकर तेरे चेहरे को भूगोल बदल देगी सतपाल। पूरे मुंबई को थरथरा कर रख दिया था तुम्हारी एक हरकत ने। अब तुम महसूस करोगे मौत की उस थरथराहट को। मगर इससे पहले कि डोगा घोड़ा दबा देता, खूंखार हो चुके सतपाल के गन के नाल को ही चबा डाला। डोगा, अब मैं तुझे भी ऐसे ही काट डालूंगा। डोगा ने पूरी बेरहमी के साथ गन के गूंदी का वार सतपाल की खोपड़ी पर किया। सतपाल की खोपड़ी तरबूजे की तरह फट गई। और तब जैकी में आ गया। तू कहाँ रह गया था डोगा? चीता कब से तुमसे बात करना चाहता है। किशोरी, झंगड़ और सतपाल कहाँ हैं? चिमनी बंद हो गई कि नहीं? बताता हूँ, पहले मैं चीता से बात कर लूँ। हेलो, डोगा बोल रहा हूँ। ऑपरेशन ट्रम्बेट्रिक पूरा होने वाला है चीता। 3 मारे जा चुके हैं, चौथा अपनी मौत के बहुत पास खड़ा है। उसकी चीखें सुनना चाहते हो तो लाइन होल्ड रखना। एक एक चीख इतनी ज़बरदस्त होगी कि तुम्हें फ़ोन पर भी साफ साफ सुनाई पड़ेगी। धोखा, तूने मेरे साथ धोखा किया डोगा। अब देख मैं कैसे तेरे रिएक्टर की धज्जियाँ उड़ाता हूँ। गृहमंत्री सेवड़े और चीता के साथ मिलकर अपने आत्मसमर्पण से लेकर यहाँ पहुँचने तक का इतना लंबा प्लान मुझे इसलिए ही बनाना पड़ा जैकी, ताकि मैं यहाँ आकर किसी गोलीबारी के हंगामे के बिना तुम चारों को ख़त्म कर डालूं। क्योंकि यहाँ चली एक भी
बेहतरीन गोली पूरी मुंबई को विध्वंस की आग में झोंक सकती थी। ले देख जैकी, तेरी गन मैंने तोड़ डाली और एक एक कर ख़त्म हो चुके हैं तेरे साथी। अब बारी है तेरी जैकी, मैं सबको तेरा भेद बता दूंगा कि फिल्म स्टार चंकी पांडे ही डोगा है। तू भी कितना पागल है जैकी, मैंने दरअसल डोगा का मास्क हटाकर भी अपनी असली सूरत नहीं दिखाई थी। मेरी असली सूरत चंकी पांडे के मास्क के नीचे वाली थी। मेरे सारे हथियार तुम लोगों ने ले लिए थे, लेकिन यह डाक का लिफाफा काटने वाला ऑफिस नाइफ अगर नाजुक जगह पर भी मारा जाए तो ये भी किसी की जान ले सकता है। खच, तभी फोन की घंटी बज उठी। तत्काल ही डोगा ने वह रिसीवर उठाया। हेलो चीता, ट्राम्बे ट्रिक मिशन इन ओवर। चीता के अधरों पर भी मुस्कान थी। ट्राम्बे ट्रिक मिशन की सफलता का सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है डोगा। नहीं, सारा श्रेय तुम्हें वह ईमानदार मंत्री सेवड़े को जाता है जिनकी मदद से हम सफलता मिली है। और तब एक भयानक खतरे की मौत पर झूम उठी थी पूरी मुंबई। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।